हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर कुछ गाइडलाइंस फिर से जारी की हैं। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पास्ट में डीके बासु जजमेंट और अरनेश कुमार के जजमेंट के अंदर और एक सोमनाथ सिंह का जजमेंट है, उसके अंदर गाइडलाइंस अरेस्ट की दे चुका है। पहले बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर काफी एक्सप्लेनेशन देने के बाद गाइडलाइंस दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि जब अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसके राइट्स का हनन ना हो, उसके फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जो कि सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर दिए गए प्रोविजंस हैं उनको भी फॉलो किया जा सके। लेकिन टाइम एंड अगेन आप देखते हैं कि पुलिस जो है वो उन गाइडलाइंस को फ्लाउट कर देती है, उन गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो नहीं करती है और इसकी वजह से काफी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक काफी सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो फिर उस केस में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला गया था, उनको भी इस केस के अंदर फटकार लगाई है, उनके ऊपर भी एक एक्शन लेने का की बात की गई है। उसके अलावा जो भी ये पर्टिकुलर केस जो है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आ रहा है। पंजाब एंड हरियाणा की पुलिस के लिए तो दिशा निर्देश हैं ही, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये जो दिशा निर्देश इस केस के अंदर दिए जा रहे हैं वो पूरे देश के जितनी भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो स्टेट्स के हों चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के ही क्यों ना हो, हर जगह पर ये दिशा निर्देश देने का ऑर्डर दिया है। क्या ये गाइडलाइंस हैं आज की वीडियो में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी जुडिशरी के इतिहास में पहली बार सब्सक्रिप्शंस के प्राइसेस इतने कम हुए हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं खरीदा है और आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इससे कम प्राइसेस कभी नहीं होने वाले हैं। ये वंस एंड फॉर ऑल है आपकी प्राइसेस। आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे 2 साल का, मतलब इफेक्टिवली 2 साल का, जिसमें क्योंकि आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, तो वो सब लगा के आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है वो 28,499 का पड़ेगा 2 साल का। 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 34,999 का। और आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन जो है आपको 2 साल का इफेक्टिवली पड़ेगा 36,499 का, एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 43,000 का। राइट, तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, प्लस एक और एडेड गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि 3 साल का एक रूल आ रहा है, आपको अभी डाउट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वेट कर रहे हैं ईगरली कि क्या होगा, क्या 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, तो अगर ऐसा है कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाती है, उस केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनअकैडमी जुडिशरी आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा दिया जाएगा उस केस में। मतलब अगर आप 2 साल का खरीदें, चाहे आप 3 साल वाला खरीदें, आप कितने भी साल का सब्सक्रिप्शन खरीदें, प्लस आपको 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट 3 साल का जो रूल है वो मैंडेटरी कर देता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एज इट इज छोड़ देता है, सिचुएशन जैसी है, फिर तो जो सब्सक्रिप्शन आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए रहेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके फेवर में नहीं आता है और आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी हिडन कॉस्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू गाइस, राइट। अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो आपको ये रेफरल कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, निशा लांबा, NISHA LAMBA। ये स्पेशल डिस्काउंट कोड है, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा 1511 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग इशू की है, स्टर्न वार्निंग, मतलब काफी सख्त वार्निंग इशू की है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सभी देश के सभी राज्यों की पुलिस जो है, सभी यूनियन टेरिटरीज की पुलिस को वार्निंग इशू की है कि जब भी आप अरेस्ट करते हैं तब आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो पहले गाइडलाइंस देखने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बोल रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि एक अरेस्ट किया गया था, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था हरियाणा के अंदर, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर वो पहुंचे उस अरेस्ट को लेकर कि जो अरेस्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। उनका जो ब्रदर है, बेसिकली उनका ये कहना था
जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, जो जिनको डिटेन किया गया था, उनका कहना था कि अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया गया। फिजिकल टॉर्चर उनको किया गया, फिजिकली अब्यूज किया गया, और जब उनको अरेस्ट किया तब भी उनको ऑन द स्पॉट भी फिजिकली अब्यूज किया गया था, और बाद में जब वो पुलिस स्टेशन ले जाए गए उस टाइम पर भी उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया गया था, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन उनके साथ ये किया गया, उनका ये एलिगेशन था। जैसे ही पिटिशनर को अरेस्ट किया गया था तो उसके ब्रदर ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी मेल भेज दिया था कि इस तरह से उसका जो अरेस्ट है वो इलीगल है, राइट। बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स को जब पता चला कि उनके खिलाफ मेल सुपरिटेंडेंट के पास जा चुका है, मतलब एसपी के पास मेल जा चुका है पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, तो वो इस बात पे और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बाद में उसको और ज्यादा फिजिकली असॉल्ट किया कि अच्छा हमारी कंप्लेन करोगे तो अब लो, और ज्यादा उनको फिजिकली असॉल्ट किया गया। साथ ही ये भी इस केस के अंदर बताया गया कि एफआईआर पहले रजिस्टर नहीं हुई थी, एफआईआर बाद में रजिस्टर हुई। मतलब पहले व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसके 2 घंटे बाद एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर की गई। तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ एफआईआर थी और फिर अरेस्ट करने पहुंचे, नहीं, इस केस में, पर्टिकुलर केस में एफआईआर रजिस्टर ही नहीं हुई थी। पहले वो उसको अरेस्ट करके लेकर आए और बाद में उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है, राइट। तो इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जब वो पहुंचे तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनका जो मामला है उसको रद्द कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा यहाँ पर कंटेम्प्ट का कोई मामला नहीं है, पुलिस ने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया है और इस वजह से आपकी जो पिटिशन है उसको रद्द कर दिया है। 2023 की बात है। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये सवाल था कि क्या यहाँ पर जो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस हैं क्या उनको फ्लाउट किया गया, क्या यहाँ पर पुलिस का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली पहले एक बार बता देती हूँ अरनेश कुमार में क्या गाइडलाइंस दी गई थी। अरनेश कुमार में बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है। जो ये जजमेंट था इसमें काफी सारी गाइडलाइंस दी थी ताकि अननेसेसरी और कैजुअल अरेस्ट ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बिना रीजन के आप अरेस्ट कर रहे हो, आराम से कैजुअली, मतलब अरेस्ट करना एक हलवे की तरह हो गया है कि हाँ आप कुछ भी कर लो, कैसे भी करके अरेस्ट कर लो। तो साफ साफ जो गाइडलाइंस हैं वो इसलिए ले डाउन की गई थी क्योंकि जो एक्यूज है वो सिर्फ एक आरोपी है, अभी वो अपराधी नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर सिर्फ आरोप है कि आपने ऐसा किया, आपका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इस वजह से आपके भी कुछ राइट्स हैं, आपका राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी अगर हैम्पर किया जा रहा है तो भी आपको राइट्स इंश्योर किए जाएंगे, आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे आपके अरेस्ट के। हर केस में आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, अरेस्ट करने के लिए भी ग्राउंड्स होते हैं कि कहाँ कहाँ अरेस्ट किया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस केस में साफ साफ ये कहा कि अगर कोई ऐसा अपराध का चार्ज लगा है जहां पर 7 साल से कम की सजा वाले अपराध, मतलब ऐसे अपराध जिनकी सजा अगर हो भी जाए तो 7 साल से ज्यादा की नहीं होगी, तो उस केस में अरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरेस्ट कर ही लो, ठीक है। अरेस्ट करना एक रूल नहीं होगा, एक्सेप्शन होगा। मतलब अगर बड़े अपराध हैं जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा है वहां तो चलो आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 साल से कम की सजा वाले अपराध हैं तो वहां पर अरेस्ट करना एक मैंडेटरी चीज नहीं होनी चाहिए वहां पर, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को ग्राउंड्स सैटिस्फाई करने पड़ेंगे कि क्यों आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स, जो भी, मतलब जो भी चीजें हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट नहीं करेगा, विटनेसेस को हरास करेगा, या जो भी ये रीजंस हैं, उन सब रीजंस की वजह से अगर ऐसा कुछ लगता है, कुछ ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तो ही अरेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर नेसेसिटी है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस दी गई थी। तो उसके लिए कोर्ट को उसके लिए पुलिस को रीजंस देने पड़ेंगे, रीजंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि ये कारण है। ऐसे नहीं कि हर केस में आपने लिख दिया हाँ 41 के रीजंस मीट हो रहे हैं और हमने अरेस्ट कर लिया, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर अरेस्ट मैंडेटरी है और अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से जवाबदेही पुलिस ऑफिसर्स को दी गई, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर इम्पोज की गई थी कि आपको जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रूल्स हैं सीआरपीसी के वो फॉलो नहीं किए गए थे, जो गाइडलाइंस हैं अरनेश कुमार की वो फॉलो नहीं की गई थी। तो इस वजह से डीजीपी, जो हरियाणा के डीजीपी हैं, उनको उनकी पर्सनल अपीयरेंस, कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा, और वो पर्सनली अपीयर भी हुए थे। और जो भी ये मटेरियल था, जो भी ये केस था, इस केस को देखने के बाद, जो भी उनके सामने दलीलें आई थी, उस सबको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं गलती उनकी है कि उन्होंने फ्लाउट तो किए हैं रूल्स, हाई हैंडेडनेस उनकी तरफ से नजर आ रही है, राइट। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो क्रिमिनल है भी, मान के चलो कि क्रिमिनल है भी, तो भी
उसको आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो ट्रीट करोगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा जो लॉ हम फॉलो करते हैं, हमारे देश में इवन क्रिमिनल्स को भी कुछ राइट्स मिलते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है, उसकी भी डिग्निटी है, उसको भी सेफगार्ड्स मिलते हैं। हमारा जो BNSS है उसके तहत सेफगार्ड्स इंश्योर किए गए हैं। और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब पिटिशनर को उठाया गया था, पुलिस ने अरेस्ट किया था जब बिना किसी उसके, तो उसमें एट बेस्ट वो सिर्फ एक एक्यूज्ड था, मतलब वो सिर्फ एक आरोपी था, मतलब उसके ऊपर आरोप था, उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। और आरोप सिद्ध होने के बाद भी आपको सेफगार्ड्स मिलते हैं, बट यहां पर इस पर्टिकुलर केस में तो वो सिर्फ एक आरोपी था, उसके खिलाफ उसका आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस का अप्रोच है वो ठीक है? तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि एक कॉमन मैन से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अपनी लिमिट्स को लांघ जाए, मतलब कि जो लॉ ने उसके ऊपर कुछ ड्यूटी, कुछ उसके ऊपर रूल्स या गाइडलाइंस इंपोज की हैं, तो आम आदमी हो सकता है एक बार को ना जानता हो, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पार्ट है, जिनको लॉ पता होना चाहिए, अगर वो भी ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इस वजह से यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, उनसे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, राइट। तो पुलिस जो कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पर कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स को कॉशन किया, उनको वार्निंग दी कि अभी तो हम चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही DGP को भी बोला गया कि आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जो अकरेंसेज हैं आपके स्टेट के अंदर, आपके राज्य के अंदर, इस तरह के जो मामले हैं इस तरह से दोबारा ना आए, ठीक है। साथ ही उनको ये भी बोला गया कि आप एक सुपीरियर अथॉरिटी हैं, तो आपको इस तरह का नो टॉलरेंस पॉलिसी यहां पर रखनी चाहिए कि अगर आप ऐसे रूल्स को फ्लाउट करोगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर सुपीरियर स्ट्रिक्ट होंगे तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल बी इन लाइन विद द रूल्स, मतलब वो फिर रूल्स को आराम से फॉलो करेंगे, राइट। तो इस वजह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर जो DGP हैं उनको बोला। इनफैक्ट ये जो बातें हैं, जो ये वार्निंग्स हैं, इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा था कि चलो ये तो है जो हम ये बोल रहे हैं, ये हरियाणा एंड पंजाब पे तो लागू होता ही है, लेकिन ये सभी स्टेट्स के ऊपर भी लागू होता है। तो बाकी सभी स्टेट्स को भी, जो बाकी सभी स्टेट्स की पुलिस है उनको भी चौकन्ना हो जाना चाहिए, उनको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, उनको फ्लाउट ना किया जाए, और जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, राइट। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि जो पुलिस है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पुलिस, मतलब जो स्टेट की एक पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर पुलिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जो हमारा समाज है उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी के अंदर पुलिस का एक अहम किरदार है, राइट। और अगर पुलिस जो है वो ही लॉ को फ्लाउट करेगी, वो ही गाइडलाइंस को फ्लाउट करेगी, तो फिर समाज का सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। वो जो हमारा ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारा स्टेट का अपैरेटस है, उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो पुलिस के अंदर विश्वास करें, ठीक है। उनको पुलिस के अंदर विश्वास हो, मतलब सोसाइटी को भी और इंडिविजुअल्स को भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ पुलिस हमें बचा लेगी, हमें सेव कर लेगी। तो वो कब होगा? जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट। और कोर्ट ने यहाँ पर चेकलिस्ट की भी बात की कि अगर आप ये कहते हैं कि आप सेक्शन 41 कैपिटल ए की जो चेकलिस्ट दे रखी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। मतलब चेकलिस्ट एज इन कि आपको एक लिस्ट दे रखी है कि हाँ ये हमने कर दिया, ग्राउंड्स बता दिए और मेमो इशू कर दिया, ये सब, ये सारी की सारी चीजें आपने एक चेकलिस्ट बना दी, और वो चेकलिस्ट जो पुलिस है वो कोर्ट में पेश कर देती है कि हाँ देखो हमने ना सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया है। तो कोर्ट ने इस केस में पर्टिकुलरली ये चीज क्लियर की कि चेकलिस्ट को हम बहुत ज्यादा इतना फेवर के साथ नहीं देखते, क्योंकि वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ मतलब हर केस में एक कागज की तरह आपको ये लगानी होती है, तो आपको टिक 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 तो भरना है, वो तो कभी भी आप कैसे भी भर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर कहा दिस इज मियरली अ मैकेनिकल फॉर्मेलिटी, और उसके ऊपर विश्वास करके हम ये नहीं मानेंगे कि आपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया है। साथ ही यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। कोर्ट ने यहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी ये बात साफ साफ बोली कि जब आपके सामने चेकलिस्ट आती है तो ऐसे नहीं कि हाँ आपने भी रूटीन में उसको एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि हाँ रूल्स फॉलो किए गए, उनको भी यहाँ पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। वो भी ऐसे स्लीप, दे कैन नॉट स्लीप,
ठीक है, वो इतना कैजुअली इन केसेस को नहीं सुन सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अवनीश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, डीके बासु की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर उस केस में एक्शन लिया जाना चाहिए उन पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 2024 के अंदर भी ऐसा हुआ था। 2024 में भी जजमेंट आया था सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा था कि ये पुलिस ऑफिसर, मतलब उस टाइम पर भी कोर्ट ने इस बात के ऊपर एक तरह से चिंता जताई थी कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अरेस्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको, अरेस्ट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। साथ में रजिस्ट्री को भी ऑर्डर दिया गया कि जो ये सोमनाथ की गाइडलाइंस हैं, और सोमनाथ के अंदर क्या क्या कहा गया था, ये जो जजमेंट है इसमें डीके बासु की बात की गई थी। डीके बासु की गाइडलाइंस, डीके बासु की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया था। तो कोर्ट ने कहा कि सोमनाथ वाला जो गाइडलाइंस हैं उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए, सभी राज्यों में सभी यूटी की जो पुलिस है उनको फॉलो किया जाए। तो ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जजमेंट का नाम है विजयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस जजमेंट को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शंस की। तो आपको यहाँ पर 3 तरह के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एक है आपका प्लस, एक आइकॉनिक है और एक आइकॉनिक प्रो है। तो आइकॉनिक प्रो जो है वो अभी न्यूली लॉन्च्ड है। प्लस और आइकॉनिक में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो तो आपको आइकॉनिक प्रो के अंदर मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलती है कंप्लीट करियर गाइडेंस, मतलब आपको कंप्लीट काउंसलिंग मिलेगी। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो वो आपको मिलेगा। 1-on-1 मेंटोरशिप आपको आपके मेंटोर से मिलेगी। आपके जो एजुकेटर्स हैं, फेवरेट एजुकेटर्स, वो भी आपके मेंटोर बन सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे हर चीज़ के लिए। साथ ही आपके यहाँ पर नोट्स मेकिंग, डाउट सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी कॉल्स, ये सब एजुकेटर्स के साथ होगा, राइट। तो आपको 1-on-1 जो अप्रोच होती है ना, कि मुझे मेरे इंडिविजुअल नीड्स कुछ और हैं जो कि शायद बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मैच नहीं करते, तो मुझे स्पेशली गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको स्पेशल गाइडेंस भी मिल जाएगी। अनिल खन्ना सर का बैच ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई के अंदर, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा। और एक वर्धन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वर्धन बैच की क्लासेस 29 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। ये सभी स्टेट्स के लिए होगा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सभी स्टेट्स की तैयारी कराई जाएगी। मैं इसमें स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ पॉक्सो। तो अगर आप मेरी क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको इस बैच का एक्सेस भी उसमें मिलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। यू आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट 1 बैच। तो ये बैच, इसके अलावा जितने भी बैचेस हमने लॉन्च किए हैं उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।